Good evening, all of you. You are most welcome on our YouTube channel, Dr. अखिलेश शर्मा. आपका स्वागत है एक बार हमारे चैनल YouTube चैनल पर डॉक्टर अखिलेश शर्मा पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में, वेरियस टॉपिक्स ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी, जिसको हमें पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के जो मार्क्स कम आते हैं उसके अंदर एक रीजन होता है साइकोलॉजी. कई बच्चों की जो परसेंटेज कम हो जाती है उसका मेन कारण होता है साइकोलॉजी. साइकोलॉजी के अंदर कम मार्क्स आने का एक लॉजिक होता है कि बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर उस हिसाब से नहीं मिल पाते जिस हिसाब से उनको साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए. तो दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा थिंकिंग. हमने साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे टॉपिक पढ़े. टॉपिक्स के अंदर हमने अटेंशन पढ़ा, परसेप्शन पढ़ा, इंटेलिजेंस पढ़ा. इसके बाद हम पढ़ते थिंकिंग. थिंकिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू मोहसिन नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारे थिंकिंग को एक्सप्लेन किया. तो थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इज एन इम्प्लिक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर. मींस कहने का मतलब यह है कि जो हमारी साइकोलॉजी है बेटा, ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये साइकोलॉजी के अंदर जो थिंकिंग है ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है. थिंकिंग, जब थिंकिंग की सबसे इजी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है, जिसके अंदर देखो बेटा, आपको कुछ भी याद नहीं करना. याद क्या करना है? अब मोहसिन ने क्या बोला? इम्प्लिक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? थिंकिंग. और अकॉर्डिंग टू गिलमर ने क्या बोला? गिलमर ने हमारे जो डिफाइन किया था, थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. दोस्तों, इन वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारी थिंकिंग है वो क्या है? थिंकिंग हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है. प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच, बेटा थिंकिंग के अंदर क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग. मींस कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको सॉल्व किया जाता है. इन विच वी यूज आइडियाज और सिंबल्स, इन प्लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी. मीन्स कहने का मतलब यह है बेटा कि हमारी जो थिंकिंग है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम आइडियाज और सिंबल्स की जगह कुछ एक्टिविटी को यूज करते जो हमारे माइंड के अंदर चलती रहती है. तो ये जो डेफिनेशन हुई थी, ये डेफिनेशन है थिंकिंग की. तो थिंकिंग क्या है बेटा? प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर. आपको कम से कम एक डेफिनेशन तो करेक्ट याद रखनी है, जिससे कि आप उसे समझ सको कि क्या लिखा हुआ है. एक और डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं थिंकिंग की. दूसरी डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं बेटा, तो दूसरी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गैरेट नाम का जो एक साइंटिस्ट है, उसने थिंकिंग को एक्सप्लेन किया गया है. थिंकिंग इज ए बिहेवियर. थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इज ए बिहेवियर which often inflict and hidden, and in which symbols के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी बेटा? इमेजेस, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट. इमेजेस, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड. ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड. इसका कहने का मतलब यह बेटा, इन डेफिनेशंस को कहने का मतलब यह है कि थिंकिंग एक बिहेवियर है. थिंकिंग इज ए बिहेवियर, या आप ये कह सकते हो थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर विच ऑफन इम्प्लिक्ट एंड हिडन, जो कि कुछ दिखाई देती है और कुछ छुपी हुई होती है. एंड इन विच सिंबल्स, कुछ सिंबल्स के अंदर दिखाई देती है. और ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, जो यूज किए जाते हैं.
तो नॉर्मली जब आप थिंकिंग की डेफिनेशन दोगे तो थिंकिंग में कोई भी डेफिनेशन आपको देनी है तो आप इन चीजों को याद कर सकते हैं और थिंकिंग की डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं। जैसे सबसे इजी जो डेफिनेशन है वो है मोहसिन की। मोहसिन के अकॉर्डिंग थिंकिंग क्या है? एक इम्प्लिक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है जिससे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। यदि कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में या किसी स्टेज पे हमें प्रॉब्लम आ गई तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा माइंड चलता है, हमारा माइंड एक्टिव होता है और हमारा माइंड जो सोचता है उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए उसको क्या बोलते हैं? थिंकिंग। अभी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि कोई बंदूक लेके करेश के यहां लगा दे, हम सब यहां खड़े हो तो हमारी माइंड तुरंत थॉट करेगी ना बंदूक लग गई है, अब क्या करना है? तो कोई उसको पकड़ने के लिए प्लान करेगा, कोई उसको भगाने के लिए करेगा, कोई उसको गन को उल्टा करने की करेगा, कोई उसको पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, अलग अलग आइडियाज। ये कहां? ये थिंकिंग से चल रहा है। थिंकिंग इज एन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ये समझ में आई बेटा? और दूसरी जो गिलमर ने बोला है, थिंकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है इन विच वी यूज आइडियाज और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ ओवरट एक्टिविटी, जिनके अंदर हम आइडियाज और सिंबल्स को यूज करते हैं रादर देन हमारे बॉडी की एक्टिविटीज की। ये हमारे थिंकिंग की डेफिनेशन हुई कि थिंकिंग का मतलब क्या होता है। अब जब हम थिंकिंग के बारे में जब हम बात करते हैं कि थिंकिंग के अंदर क्या है, तो थिंकिंग के अंदर अब जो सबसे पहले आता है वो कहते हैं बेटा हम नेचर एंड डेफिनेशन। थिंकिंग की जब हम बात करते हैं तो अब हमारी जो बात आती है वो आती है थिंकिंग के नेचर एंड मीनिंग के लिए कि थिंकिंग का नेचर एंड मीनिंग क्या है। थिंकिंग, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, थिंकिंग एक कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है। कॉग्निटिव का मतलब होता है टू गेट टू नो। कॉग्निटिव का मतलब होता है बेटा टू गेट टू नो। टू गेट टू नो का मतलब होता है बेटा नोइंग, किसी चीज को जानना। क्या कहलाता है? थिंकिंग। थिंकिंग एक कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है। ये थिंकिंग इज एसेंशियल एक कॉग्निटिव एक्टिविटी। ये चीज समझ में आई आपको? ये इसका नेचर है, पहला फैक्टर। दूसरा, जेन्युइन थिंकिंग इज ऑलवेज डायरेक्ट टू सम एंड और पर्पज। अरे क्या बात लिखी है इसने! जेन्युइन थिंकिंग डायरेक्टेड टू जेन्युइन थिंकिंग डायरेक्टेड टू सम एंड और पर्पज। बेटा दुनिया के अंदर यदि आप कभी भी थिंकिंग करोगे तो बिना एंड और बिना पर्पज के लिए आप थिंकिंग नहीं करोगे ना। यदि मैं नेहा के बारे में रात को बैठ के सोचूं तो कुछ न कुछ तो लॉजिक होगा उसका जब भी मैं सोचूंगा, कुछ न कुछ कारण होगा जब मैं सोचूंगा। विदाउट एंड, विदाउट लॉजिक और विदाउट पर्पज इफ आई एम थिंकिंग मीन्स आई एम मेंटली इल। यदि मैं शाम को किसी पर्सन के बारे में सोच रहा हूं मीन्स सम रीजन बिहाइंड दैट, तो आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो बेटा थिंकिंग क्या होती है? जो जेन्युइन थिंकिंग होती है। जेन्युइन थिंकिंग का मीन्स आप लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं, आप सही समझ रहे हैं, तो उनका कोई पर्पज होता है हमेशा। यह चीज तो नॉर्मल आपको भी पता है। आप अपनी मम्मी से मिलने के लिए सोच रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड में आएगा ना मैं जाऊंगी, ये करूंगी, ये करूंगी। ये जेन्युइन थिंकिंग। जेन्युइन थिंकिंग हमेशा पर्पज होता है और थिंकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है। तीसरा क्या होगा? थिंकिंग इज एन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ये तो भैया हमारे मोहसिन ने भी कहा है। मोहसिन कौन है? हमारे शाहिदान का भाई। मोहसिन कौन है? हमारे शाहिदान का भाई। उसने क्या बोला है कि थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ये डेफिनेशन दी है तुम्हारे भाई ने। अब तुम याद तो कर लेना देवी, अपने भाई की इज्जत तो रख लेना कि तुम इसको तो कम से कम याद कर सको कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। कुछ मत पढ़ना देवी, इतना सा याद कर लेना, थिंकिंग इज एन। थिंकिंग तो ऊपर लिखा आएगा, इज एन अपनी इच्छा से लगा देना और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर याद कर लो, बस ये डेफिनेशन पूरी हो जाएगी भाई। ठीक है। अब देखो थिंकिंग, अरे भाई हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, अरे मैं साइकोलॉजी का आदमी, तो साइकोलॉजी का आदमी मतलब साइकोलॉजी का हस्बैंड नहीं हूं, साइकोलॉजी पढ़ाने वाला मास्टर। मैं साइकोलॉजी पढ़ाने वाला मास्टर। तो साइकोलॉजी पढ़ाने वाला मास्टर मैं हमेशा यह कहता हूं कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन के अंदर क्या क्या आते हैं भाई? सुन लो, ज्ञान की बात बता रहा हूं, अपने बल्ब खोल लो।
कॉग्निटिव मफलर हटा लेना, कान में डायरेक्ट जाएगी। कॉग्निटिव फंक्शन का कहने का मतलब जो है, कॉग्निटिव फंक्शन कौन कौन से होते? थिंकिंग, मेमोरी, जजमेंट, रीजनिंग। ये कॉग्निटिव जिनसे नॉलेज मिलती है, कॉग्निशन, टू गेट टू नो, टू गेट टू नो, उसके लिए क्या कहते हैं? कॉग्निटिव फंक्शन। तो थिंकिंग एक कॉग्निटिव फंक्शन है जिससे नोइंग होती है। दूसरा, जेन्युइन थिंकिंग के पास हमेशा पर्पस और गोल होता है। अरे मैं बिना पर्पस के क्यों सोचूंगा तुम्हारे बारे में? साहिल, वो क्या कह रहे हो तुम्हारा? सोनाली, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगा फालतू में? कुछ न कुछ रीजन होगा, जब ही तो सोचूंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होगा, ये इसके नेचर है। उसके बाद thinking is described as a problem solving behavior. From the beginning to the end, there is some problem are around which the whole process of thinking revolves. Means कहने का मतलब ये कि यदि कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई या पैदा हो गई तो हमारी थिंकिंग लगी रहेगी जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए। सोचते हैं ना, चलते हैं ना, शादी का मौका आ गया, घर वाले लड़की दिखाने लेके जा रहे, थिंकिंग स्टार्ट हो गई, कैसी है, क्या है, कहां है, क्या है, कैसी है, फोन पे बात कर रहे, थिंकिंग चालू है। थिंकिंग जब तक चलती रहेगी जब तक एंड मतलब शादी ना हो जाए। शादी के बाद एक आध 2 महीने तुम हनीमून घूमे, उसके बाद थिंकिंग खत्म। तो थिंकिंग मीन्स इट्स ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। थिंकिंग नहीं, उसके बाद क्या है कि नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट योर लाइफ पार्टनर, आफ्टरवर्ड्स यू विल थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। तो मीन्स कहने का मतलब ये बेटा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, और जब तक वो प्रॉब्लम रहती है हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। ये इन आया समझ में? उसके बाद थिंकिंग देयर इज ए मेंटल एक्सप्लोरेशन इंस्टेड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन। अरे कितनी बढ़िया बात लिखी है, देखो यार इसने, करेश, इसने कितनी बढ़िया बात लिखी है। थिंकिंग इज एन मेंटल एक्सप्लोरेशन। अरे भैया दिमाग का ही तो काम है थिंकिंग। नो, थिंकिंग इज ए मेंटल एक्सप्लोरेशन नॉट एन मोटर एक्सप्लोरेशन। अरे कोई हाथ पैरों से थोड़ी थिंकिंग होती है भैया, थिंकिंग तो दिमाग से होती है। तो इसने कहा थिंकिंग इज एन मेंटल एक्सप्लोरेशन नॉट एन मोटर एक्सप्लोरेशन। ये चीज समझ में आई? मीन्स one has to suspend immediately one's overt or motor activities while engaging in thinking through the mental exploration. जब हम मानसिक या मेंटली सोचते रहते हैं तो हमारे बॉडी के जो मूवमेंट्स और मोटर एक्टिविटी डाउन हो जाती है। सोचते हैं ना, माताजी सुबह से झाड़ू लगा रही है घर के अंदर, झाड़ू लगाते लगाते बीच में बैठ के सोचने लग गई, झाड़ू वहीं रह गया। फिर शायदान गई, आंटी क्या कर रही हो? और मेरा झाड़ू रह गया, झाड़ू लगाने लग गई। तो मींस जब आपकी थिंकिंग चलती है तो मोटर एक्टिविटीज डाउन हो जाती है। चीज समझ में आई? कभी सभी हमारी थिंकिंग इधर उधर चलती रहती है, दूध निकल के बाहर आ जाता है। तो थिंकिंग चलती है तो बहन जी मोटर एक्टिविटीज कम हो जाती है। दूसरा, थिंकिंग इज ए सिंबॉलिक एक्टिविटी। थिंकिंग क्या है भाई? सिंबॉलिक एक्टिविटी है। In thinking, there is a mental solution of the problem which is carried out through the some sign, symbols and mental images. Thinking क्या एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है। समझ में आ जाएगा ना कौन सोच रहा है कौन नहीं है? अभी प्राची आंख बंद करके और सोचती रही तो पता पड़ जाएगा ना, कुछ न कुछ सोच रही है। ये क्या है? सिंबॉलिक एक्टिविटी। थिंकिंग क्या है? सिंबॉलिक एक्टिविटी। यदि ये यूं करे तो थिंकिंग क्या है? सिंबॉलिक एक्टिविटी है जिसके अंदर एक पर्सन सोचता रहता है। थिंकिंग कैन शिफ्ट वेरी रैपिडली कवरिंग एन एक्सपेंस ऑफ टाइम। थिंकिंग कैन शिफ्ट, थिंकिंग कैन शिफ्ट। बेटा इसका कहने का मतलब है बेटा थिंकिंग कैन शिफ्ट वेरी रैपिडली। थिंकिंग can shift very rapidly covering expense of time, covering expense of time, covering expense of time and space almost instantaneously
INSTANTENOUSLY, इंटेस्टेंटिनियसली। इसका कहने का मतलब है बेटा थिंकिंग कैन शिफ्ट वेरी रैपिडली। थिंकिंग चेंज हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है। अभी आप किसी के बारे में सोच रहे हो, तुरंत वहां से माइंड चेंज होकर आप दूसरी जगह जा सकते हो। तो थिंकिंग कैन शिफ्ट हो सकती है। तो मेरे बच्चों, आपको कितना कितना सा याद रखना है मेरे भाई, अब तक जो हमने पढ़ाया है, एक तो आपको यह याद रखना है कि भैया मोहसिन नाम का एक आदमी, शाहिदान का जो भाई आया था, उसने बोला थिंकिंग इज एन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। और जब इसके नेचर और मीनिंग की बात आए तो बेटा ये कॉग्निटिव एक्टिविटी, एक शब्द याद रख लो, फिर आगे तो लिख देना थिंकिंग इज एन हैविंग कॉग्निटिव एक्टिविटी इन दिस पर्सन कैन गेट द नॉलेज रिगार्डिंग एनीथिंग that is known as cognitive function, genuine thinking directed to some end or purpose। फिर problem solving behavior, next mental exploration, not a motor exploration, because thinking is a mental process in which most of the time mental thinking is utilized, and when we are thinking that time motor movements will be reduced। ऐसे लिख सकते हो ना यार। उसके बाद symbolic activity, thinking can be a symbolic activity like कैन शिफ्ट वेरी रैपिडली। थिंकिंग हमारी शिफ्ट भी हो सकती है। ये क्या हुआ भैया, ये हमने पढ़ा नेचर एंड मीनिंग ऑफ थिंकिंग। ये चीज आपके समझ में आई होगी। जिनके समझ में नहीं आई हो, जो नोट्स लिखना चाह रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में लिख लो। कॉपी में लिखने के बाद ये आपके काम आ जाएगी। क्या हुआ, वीडियो धुंधली सी ब्लर आ रही है। इसके बाद चलो फिर रोक दो, नेक्स्ट में बनाते हैं। रोक। तो टेक्निकल एरर बीच में आ गया था, जिसके कारण हम लोग थोड़े से बीच में डिस्टर्ब हुए, और हम उसकी कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं अभी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, तो डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग पढ़ी हमने। डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग के बाद में नेचर एंड मीनिंग पढ़े। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं थिंकिंग का, वो आता है बेटा एलिमेंट्स और टूल्स ऑफ थिंकिंग। मींस जो हम पढ़ते हैं बेटा एलिमेंट्स और टूल्स ऑफ थिंकिंग। जब आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस दौरान ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, जो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहला जो आता है बेटा, वो आता है इमेजेस, और जो सेकंड जो इसके अंदर आता है कॉन्सेप्ट्स। इमेजेस, इमेजेस के बाद में सेकंड आता है बेटा कॉन्सेप्ट्स, और जो थर्ड आता है बेटा वो आता है सिंबल्स एंड साइंस। और चौथे नंबर का जो होता है बेटा, वो आता है इसके अंदर लैंग्वेज। लैंग्वेज चौथा कौन सा हो गया, लैंग्वेज। और लैंग्वेज के बाद में पांचवा आ गया बेटा मसल एक्टिविटी, और मसल एक्टिविटी के बाद में छठवां आ गया बेटा ब्रेन एक्टिविटी। ये चीज आपके समझ में आई होगी कि ये चीज ऐसे होती है, मसल एक्टिविटी एंड ब्रेन। बेटा जब हम थिंकिंग की जब हम बात करते हैं, तो थिंकिंग को कौन कौन से एलिमेंट्स अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज हमारे थिंकिंग को अफेक्ट करती है, उसके बारे में हमें जानना होगा। तो जब हम उनको करते हैं, तो बेटा ये 6 कॉमन टॉपिक है जो हमारी थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इमेज। इमेजेस एज माइंड पिक्चर्स कंसिस्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट, person or scene once actually seen, heard and felt। In thinking we usually manipulate the images instead of actual object experience or activities। images का मतलब कहने का यह कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखें, तो तुरंत हमारे माइंड के अंदर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है उस चीज के बारे में, और वो हमारे को अफेक्ट कर सकता है। जैसे यदि आप कहीं एक रिवॉल्वर की एक आप मेरे को इमेज दिखाएंगे, तो तुरंत हमारे माइंड में आ जाएगी ना, ये रिवॉल्वर ऐसे होती है, इससे ऐसे मारते हैं, ऐसे चलती है। तुरंत किसी भी इमेज को देखने के बाद हमारे यहां थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे यदि अभी तुम दीपिका पादुकोण की इमेज हमारे आजाद को दिखाई जाए, तो तुरंत इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी थिंकिंग, अरे यार इसकी शादी हो गई है, रणवीर सिंह इसका हस्बैंड है, और इसकी वो पिक्चर आई थी यार, ये अभी मैंने परसों इसका इंटरव्यू देखा है। आपकी थिंकिंग स्टार्ट हुई। तो इमेज क्या करते हैं बेटा, थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है इमेजेस एज माइंड पिक्चर कंसिस्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, और यदि उन इमेजेस के साथ यदि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, तो वो आपको अफेक्ट करेंगे। जैसे कई बार हम शादी की वीडियो देखते हैं, शादी के फोटोज देखते हैं, तो तुरंत हमारे माइंड में थिंकिंग चल जाती है ना, ये वहां का फोटो था, ये ऐसे था, ये कर रहे थे हम। ये क्या होता है बेटा, इमेजेस। इमेजेस एज माइंड पिक्चर्स कंसिस्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस of objects, persons or scene
वंस एक्चुअली सीन, हियर्ड एंड फेल्ट, यदि हमने कोई सीन को देखा हुआ और फेल्ट किया हुआ और यदि वो इमेज में दिखाई दे जाता है, जैसे पहले के टाइम जब हम पिक्चर देखने जाते थे तो क्या करते थे, जैसे पिक्चर देख ली और बाहर वो इमेजेस लगे रहते थे उस पिक्चर के, तो हम क्या करते थे, कोरिलेट, अरे ये सीन वहां का है, वो पिक्चर में वहां जाके ये सीन हो रहा है, इंटरवेल में जैसे ये सीन आ गया इसके साथ ही इंटरवेल आ जाएगा। तो इमेजेस के साथ हमारा थिंकिंग कोरिलेट होती है, ये चीज समझ में आई बेटा। दूसरा आता कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स का कहने का मतलब है यदि कोई कॉन्सेप्ट आपको दिखाया जाए, ये रिमाइंड किया जाए, तो आपके माइंड में तुरंत उससे रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। ए कॉन्सेप्ट इज ए जनरल आइडिया दैट रिप्रेजेंट्स द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यदि एक आपको दिखा जाए, एलिफेंट दिखा दिया आपको, आप एलिफेंट के बारे में सब तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा। एलिफेंट की सूंड होती है, पीछे पूंछ होती है, 4 टांग होती है, ऊपर ऐसा होता है, घास खाता है, हरी पत्ते खाता है, जंगल का बहुत बड़ा जानवर है, कैसा लुक होता है, कैसा क्या होता है, तुरंत आपकी थिंकिंग स्टार्ट हुई। देखो किताब ने भी वो की वही लिख रखा, ए कॉन्सेप्ट इज ए जनरल आइडिया। ये एक जनरल आइडिया होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट और इवेंट्स को। द कॉन्सेप्ट एज ए टूल इकोनोमाइज ओवर एफर्ट्स इन थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी लिसन टू द वर्ड एलिफेंट, जैसे हम यदि कभी हाथी एलिफेंट शब्द सुनते हैं, इमीडिएटली रिमाइंडेड नॉट ओनली अबाउट द नेचर एंड क्वालिटीज ऑफ द एलिफेंट, हमारे माइंड के अंदर तुरंत रिमाइंड हो जाता है। और वहां पे नेचर एंड क्वालिटीज ऑफ एलिफेंट नहीं, उसका पर्टिकुलर यदि हमारा कोई एक्सपीरियंस भी रहा है हाथी के संग, कि हम हाथी के पास जाने की कर रहे हो और उसने हमें लात मार दी हो, या हाथी हमें देख के यूं कर रहा हो सूंड को, तो तुरंत हमारे माइंड में आ जाता है ना एक्सपीरियंस, रिमाइंड करते ही। जैसे यदि कई बार हम किसी नाव पे या बोट पे या किसी पानी के अंदर कूदे हो और तुरंत उसके अंदर हम डूब गए हो या डूबने के लिए जा रहे हो, तो वो तुरंत रिमाइंड होता है, हम पानी के पास में जाते हैं, अरे भाई मैं गया था एक बार, ऐसा हो गया था, तुरंत पीछे हट जाओ। तो हाथी के साथ यदि कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, यदि एलिफेंट में शब्द यूज करूंगा तो एलिफेंट का नेचर, प्रकृति सब आपके माइंड में आने लग जाएगा और उसके साथ उसका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस भी आपके माइंड में आएगा, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर आएगा, जो कि प्रेजेंट में जो आपका थिंकिंग चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा। पहली चीज हुई इमेज, दूसरी हुई कॉन्सेप्ट, तीसरी हुई सिंबल एंड साइन। सिंबल एंड साइन का मतलब जैसे ट्रेन के आगे हरी झंडी दिखाई जाती है तो तुरंत मतलब चलो, आप जा रहे हो, लाल बत्ती हो गई, रुक गए, ये सिंबल आपकी थिंकिंग कहती है रुक जा, चालान कट जाएगा, मरने को तो तू चिंता नहीं कर रहा, चालान की तो सोच ले। क्योंकि हमारी प्राची बिना हेलमेट के गाड़ी चलाती है, मैंने एक दिन देखा, तो भैया हेलमेट पहन के चलाया करो गाड़ी, वरना किसी दिन चालान के चक्कर में खुद एब्सेंट हो जाओगे। ठीक है, तो अपने को प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट बनाए रखनी है तो हेलमेट जरूर पहनना है। करेश भैया बिना हेलमेट के निकलना नहीं, संग में बांध लो गले में अभी से एक परमानेंट, बोला हेलमेट लेके चलना है। तो ये समझ में आया सिंबल एंड साइन। देखो किताब के अंदर भी ये लिखा हुआ है, सिंबल एंड साइंस रिप्रेजेंट एंड स्टैंड सब्स्टिट्यूट फॉर एक्चुअल ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज। ट्रैफिक लाइट, रेलवे सिग्नल, स्कूल बेल, सॉन्ग फ्लैग, सॉन्ग और all stands for symbolic expression. These symbol and sign stimulate and economize thinking. जैसे कुछ स्कूल की बेल बजी, टन टन टन, बच्चे तुरंत निकल के भाग गए। कोई गलती से भी बजाया या बीच में टन टन टन, बच्चे फिर भाग गए। कई बार तो बच्चे ये ऐसे होते बदमाश, हमारे शाहिदान के स्कूल में बच्चे इतने बदमाश थे कि एक क्लास में बैठी होती तो ये बच्चे को 10 रुपए देते थे, जा बेटा घंटी बजाया, तो बच्चा निकल के घंटी बजाया था, ये कहते छुट्टी, भग गए बच्चे इन लोग। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है बेटा, ये किसके अंदर आता है, सिंबल्स के अंदर। ट्रैफिक लाइट्स, रेलवे के जो ग्रीन वो झंडी दिखाते, पीछे से वो टीसी सीटी बजाता है, लाल झंडी, ये क्या है, सब सिंबल जो कि आपके थिंकिंग को स्टिमुलेट करते हैं। सही बात है बहन जी। मैं यदि आपको आंखें दिखाऊं, वैसे दिखाता नहीं हूं क्योंकि इतनी चौड़ी आंखें तो मेरी है नहीं है, मैं यदि ऐसे आंखें भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर को गुस्सा आ रही है। ये क्या है, सिंबल। यदि आप में थोड़ा सा दिमाग है तो आप समझ जाएंगे, और बिना दिमाग के तो फिर तो भगवान भी नहीं समझा सकता, है ना बेटे। और जहां तक है तो दिमाग थोड़े बहुत ही बचा होगा, बाकी तो एब्सेंट है ही है। तो सिंबल्स, इमेजेस के बारे में पढ़ा, कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, सिंबल्स के बारे में, और लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड डेवलप्ड मीडियम यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। कितनी बढ़िया चीज लिखी है।
लैंग्वेज इज वेरी गुड एस्पेक्ट फॉर थिंकिंग। अब यदि मैं बैठा हुआ हूं और कोई मलयालम में आके कोई बोलता रहे, मेरे को चाहे आई लव यू बोल दे, चाहे मुझे कोई गाली दे दे, चाहे मेरे को कोई चोर बोल दे, मेरे को समझ में नहीं आना तो मुझे क्या फर्क पड़ना है? थिंकिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। बट यदि आपको कोई हिंदी में बोले कि आपने ये गलत काम किया, आपने ऐसा अच्छा किया, या कोई इमोशनल वर्ड्स बोले, तो आपकी थिंकिंग एक्टिव होगी ना। तो लैंग्वेज इज हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन थिंकिंग। when one listens or reads or write words, phrases or sentences in any language, one is stimulated to think, वन इज स्टिमुलेटेड टू थिंक। देखो बेटा, इसने कितनी बड़ी बात ली है। यदि आप कोई किताब पढ़ते हो, लिखते हो, समझते हो, तो आपकी थिंकिंग एक्टिव होगी। बड़े बड़े शास्त्रों ने कहा है कि यदि कोई पर्सन कोई धार्मिक कथा, धार्मिक कोई ग्रंथ यदि कोई पर्सन पढ़े, तो वो जिंदगी में गलत नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वो राम के बारे में पढ़ रहा है तो राम के जीवन से वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। जब भी तो कहते अच्छी संगति करो, अच्छा पढ़ो, अच्छा करो। अब तुम पढ़ोगे स्टोरी ऑफ दाऊद इब्राहिम, विकिपीडिया पे पूछोगे बम कैसे बनाए जाते हैं, तो भैया थिंकिंग तो उल्टी होगी तुम्हारी, पकड़े जाओगे तुम। अब वहां तुम पूछो अच्छी अच्छी चीजें कि कैसे मोटिवेशंस आते हैं, कैसे हम बैड हैबिट से रुक सकते हैं, कैसे हम अच्छी संगति डेवलप करें, कैसे हमें जल्दी जगने की इच्छा डेवलप हो। तो ये क्या होता है बेटा? लैंग्वेज। लैंग्वेज एक ऐसा तरीका है जो कि आपकी थिंकिंग को स्टिमुलेट कर देती है। ठीक है बेटा, थिंकिंग समझ में। थिंकिंग के अंदर डॉक्यूमेंट्स, लिटरेचर आल्सो हेल्प इन स्टिमुलेटिंग ओवर थिंकिंग एंड प्रोसेसेस ने कितना बढ़िया लिखा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ शास्त्र, भागवत गीता, रामायण, भागवत, कोई कथा, कोई किताब जो अच्छी स्टोरी, कई महापुरुषों की जीवनियां, वो यदि आप पढ़ोगे तो इनको पढ़ने से आपके अंदर ज्ञान आएगा। आप गलत नहीं कर सकोगे, क्योंकि गलत करने से पहले यदि आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हो तो कोई ना कोई एक लाइन तो आपके मन में बस जाएगी। बसेगी कि नहीं बसेगी? बस जाएगी, और आप उसे फॉलो करोगे तो आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। तो लैंग्वेज थिंकिंग को स्टिमुलेट करती है। दूसरा, मसल एक्टिविटी। थिंकिंग shows evidence of the involvement of a slight movement of group of our muscle. It can be easily noticed that there are slight muscular responses when we think of a word. There is a high positive correlation between thinking and muscular activity. कितनी बढ़िया बात लिखी है। जब हम सोचते हैं तो कुछ न कुछ मसल्स हमारे शरीर की, हमारे थिंकिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है, जो कि हमारे थिंकिंग को प्रमोट करती है। When we engage ourselves more and the thought muscular tension will be greater. जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो हमारी थिंकिंग के कारण मस्कुलर टेंशन इंप्रूव हो जाता है, जब ही तो सर दर्द होता है। तुम किसी को पा ना सको और पाने की जिद पर अड़े रहो और पाने की तमन्ना लगा के उसके बारे में थिंकिंग करते रहो, तो होगा क्या? मस्कुलर टेंशन। फिर कहोगे सर सिर दर्द हो रहा है, फिर हम क्या कहेंगे? पीसीएम खाओ, सिर दर्द भगाओ। तो मस्कुलर टेंशन कहने का मतलब ये कि थिंकिंग मस्कुलर टेंशन डेवलप करती है बेटा। एंगेज ओवर सेल्स मोर एंड थॉट मस्कुलर टेंशन विल बी ग्रेटर एंड ओवर थॉट प्रोसेस ग्रेजुअली डिमिनिशेस बी फोर्स टुवर्ड द मस्कुलर रिलैक्सेशन। कितनी बढ़िया बात लिखी है इसने। आप दिन भर किसी चीज के बारे में सोचते रहिए, सोचते रहिए। आप जब सोचोगे तो आपके बॉडी की मसल्स इन्वॉल्व होंगी, और उन मसल्स के इन्वॉल्व होने के कारण आपका मस्कुलर टेंशन बढ़ेगा। आपको टेंशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, तनाव के कारण आपको हेडेक होगा, पेन होगा, सर दर्द होगा। और वहीं आप थिंकिंग करना छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मैं दोस्तों, हमारी एक साइकोट्री के अंदर एक डिजीज आता है, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते? प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस एंड टेंशन हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा कर देती है। वो रोग कौन से होते हैं? जैसे पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर किनको होता है? जो लोग सोचते रहते हैं, जिनको कभी खुश नसीबी ना बर्दाश्त हो। भगवान ने सब कुछ किया फिर भी दूसरे की खुशी को देख के जलते रहते हैं। ओ भाई सोनाली आज तो नया चश्मा ले आई,
हमारा तो पुराने से काम नहीं चल रहा। सोनाली आज तो मेकअप करके आई भाई, हम तो नहीं कर पा रहे। सोनाली आज ढंग के कपड़े पहनाई, हम तो नहीं करके आए। अरे भाई जो करके आई उसको रहने दे, तू क्या है, तू क्यों उसकी खुशी से चल रही है। ऐसे लोगों को क्या मस्कुलर टेंशन होती है, मस्कुलर टेंशन के कारण डिहाइड्रेशन होता है। ये डिहाइड्रेशन आगे जाके पेप्टिक अल्सर लीड करता है। साइकोफिजियोलॉजिकल के अंदर ब्रोंकियल अस्थमा, पेप्टिक अल्सर, ये दो ऐसे डिजीज है जो यदि साइकोलॉजिकल टेंशन और स्ट्रेस होता है तो ये दोनों पक्का होते हैं। तो यदि किसी को यदि कोई मरियल सा आदमी देख लो, पतला दुबला सा, और बोले मेरे पेट में अल्सर है, तो उससे कहो देवी टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि वो टेंशन के कारण उसको डिहाइड्रेशन होता है। तुम ये खुद एग्जांपल करके देख लेना, 2-3 दिन तनाव लेना, और तनाव लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन तो आपके भी स्टार्ट हो जाएगा। और जब जब कॉन्स्टिपेशन लंबा रहता है तो फिर कॉन्स्टिपेशन क्या करता है, आगे जाके पेप्टिक अल्सर पैदा करता है। तो बेटा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे थिंकिंग के बारे में, हमारी वीडियो दोबारा इंटरप्ट हुई उसके लिए सॉरी। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ थिंकिंग के बारे में। तो हमने इमेज, कॉन्सेप्ट, सिंबल्स, लैंग्वेज और मसल एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन किया था कि जब हम थिंकिंग करते हैं तो हमारी मसल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है। और जब हम थिंकिंग छोड़ देते हैं तो हमारी मसल एक्टिविटी रिलैक्स हो जाती है। उस रिलैक्स होने के कारण हमें रिलैक्सेशन फील होता है। तो कई बार मैंने बताया ना कि प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, मसल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है हमारी थिंकिंग के अंदर। कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं। आप देखिए नाइट को, आप जब रात को सोने जाते हो, आप सोचते रहिए। यदि आप सोचते रहिए ना तो आपको क्या होगा बेटा कि नींद नहीं आएगी। लेकिन जब अपना थिंकिंग खत्म कर देंगे, आप बोलेंगे नहीं यार बंद करो, अब मेरे को कुछ करना है, तो आप जैसे थिंकिंग खत्म करेंगे आपको नींद आ जाएगी और आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी बेटे। लास्ट जो हमारा आता है वो आता है बेटा ब्रेन फंक्शन। दूसरा जो होता है बेटा हमारा, इसको जो बोलते हैं बेटा वो होता है ब्रेन फंक्शन। ब्रेन फंक्शन, थिंकिंग इज ए प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ अवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है थिंकिंग। Whatever we experience through our sense organ carries meaning and cannot serve a stimulating agent or object for thinking unless it is received by our brain cells and properly interpreted or driving some meaning। मींस कहने का मतलब ये बेटा कि जो थिंकिंग होती है वो हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है। यदि कोई चीज हम माइंड के अंदर, कोई इंफॉर्मेशन हमारे जा रही है, किसी चीज को हम परसीव कर रहे हैं, परसीव करने के बाद वो ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन उसके बारे में कैसा सोचती है वो हम रेस्पॉन्स आगे देते हैं। जैसे कई बार अब कोई भी इंपल्सेस आई, कोई भी प्रॉब्लम आई, उसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है? ब्रेन। तो ब्रेन हमारी थिंकिंग के अंदर रोल प्ले करती है। द मेंटल इमेजेस और पिक्चर्स कैन बी स्टोर। ये मेंटल इमेजेस, पिक्चर्स, ये हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन थ्रू द यूज ओनली थ्रू द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है बेटा थिंकिंग। और ब्रेन के फंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। यदि हम किसी चीज को कैसे परसीव करते हैं वो हमारे जाके सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट करती है। तो ब्रेन फंक्शन नॉर्मली हमारे थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं। ब्रेन फंक्शन मींस हम जैसे कोई प्रॉब्लम आई, हम उसे जिस रूप में परसीव करेंगे वैसे ही हमारी ब्रेन उसके हिसाब से फंक्शन करेगी। जैसे दोस्तों मैं बताऊं, एक बच्चे के किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं, वो बच्चा क्या सोचता है, अरे यार मैं क्या करूं, मेरे को ये चीज में दिक्कत हो गई, मेरे टीचर ने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया। एक स्टूडेंट टीचर रिप्लेस करता है, एक स्टूडेंट पढ़ाई से दूर हो जाता है, एक स्टूडेंट क्या सोचता है, यार इस बार नंबर कम आए, मैं दोबारा मेहनत करूंगी और अच्छे नंबर लेके पास होंगी। तो ये क्या हुआ, आपका थिंकिंग प्रोसेस जो कि कैसे हुआ, ब्रेन के फंक्शन के इन्वॉल्वमेंट के कारण। तो ये चीज आपको समझ में आई बेटा कि एलिमेंट्स और टूल्स ऑफ थिंकिंग की जब बात करते तो सबसे पहला एलिमेंट्स इमेज होते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट्स, सिंबल्स, लैंग्वेज, मसल एक्टिविटी एंड ब्रेन फंक्शन। दीज आर द इमेजेस एंड टूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ थिंकिंग। अब तक हमने जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा बेटा? थिंकिंग की डेफिनेशन पढ़ी, नेचर एंड मीनिंग पढ़ा, और नेचर और मीनिंग के बाद में हमने एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ थिंकिंग पढ़े। जब हम इस थिंकिंग के टाइप्स की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग, जब हम टाइप्स ऑफ थिंकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज आती है बेटा परपेचुअल, PRPETUAL, परपेचुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग। और जो दूसरा जो हमारा टाइप्स होता है बेटा वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दूसरे जब हमारे थिंकिंग के जब टाइप्स की बात आते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये हमारा दूसरा टाइप्स हो गया। जब हम तीसरी की बात करते हैं तो ये कहलाता बेटा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग।
तीसरे की जब हम बात करते हैं बेटा तो ये कौन सी थिंकिंग होती है बेटा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है बेटा। फिर हम चौथे की जब बात करते हैं बेटा, चौथी जो होती है बेटा वो होती है क्रिएटिव थिंकिंग। चौथी क्या होती है बेटा, क्रिएटिव थिंकिंग। और पांचवी जो होती है बेटा नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएटेड थिंकिंग। कौन सी होती है बेटा, नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएटेड थिंकिंग। ये चीज आपके समझ में आई बेटा कि क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले परपेचुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग, दूसरी जो होती है बेटा कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और जो तीसरी होती है बेटा उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चौथी क्रिएटिव और नॉन डायरेक्टिव और एसोसिएटिव थिंकिंग। अब बेटा ये शब्द क्या बोल रहे हैं, इन शब्दों का जो मतलब हम पढ़ेंगे, परपेचुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग मींस ये तो कोई डिटेल थिंकिंग है, कॉन्क्रीट मींस डिटेल, एब्स्ट्रैक्ट मींस ये कोई शॉर्ट में थिंकिंग चल रही है, रिफ्लेक्टिव वो थॉट प्रोसेस किसी नॉलेज के अंदर दूसरे के अंदर रिफ्लेक्ट हो, चौथा क्रिएटिव थिंकिंग, मैं बैठ के जैसे साइंटिस्ट जो थिंकिंग रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएटेड थिंकिंग, बिना किसी डायरेक्शन के हम एक दूसरे से एसोसिएट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएटेड थिंकिंग। समझ में आए? देखो बेटा इन शब्दों का मतलब परपेचुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। अब देखो किताब क्या बोलती है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। जो हमारी कॉन्क्रीट थिंकिंग है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग होती है। द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज परसेप्शन, दैट मींस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन अकॉर्डिंग टू वंस एक्सपीरियंस। इट इज आल्सो नॉन एज कॉन्क्रीट थिंकिंग एंड इट इज कैरिड ओवर द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब ये बेटा परपेचुअल थिंकिंग के अंदर हम किसी चीज को जैसे परसेप्शन करेंगे वैसे ही हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो जाता है। परसीव मींस हर एक पर्सन का अलग अलग परसेप्शन करने का तरीका है। एक लड़का और एक लड़की जा रहे हैं, कोई सोच सकता है भाई बहन जा रहे हैं, कोई सोच सकता है पति पत्नी जा रहे हैं, कोई सोच सकता है दो दोस्त जा रहे हैं, कोई सोच सकता है दो मित्र जा रहे हैं, कोई सोच सकता है दोनों कोई लव वाले कपल जा रहे हैं। हर एक पर्सन का परसीव करने का प्रोसेस अलग अलग होता है। तो दोस्तों परसेप्चुअल, परपेचुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग का जो मतलब कहने का जो है कि ये हमारे परसेप्शन, जिस हिसाब से जिस फीलिंग से हम परसेप्शन करेंगे उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आया कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। लाइक परसेप्चुअल थिंकिंग इट डज नॉट रिक्वायर द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल इवेंट। इसके अंदर एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के परसेप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। वन मेक्स यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जनरलाइज आइडियाज एंड लैंग्वेज। मींस नॉर्मली हम जनरलाइज आइडियाज, जनरलाइज लैंग्वेज को यूज करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड ए सुपीरियर टाइप ऑफ थिंकिंग टू परसेप्चुअल थिंकिंग। इसका कहने का मतलब ये बेटा शॉर्ट एंड स्वीट, जनरलाइज आइडिया को निकाल के हम एक आइडिया निकाल देते, जनरलाइज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, उसका एक पॉइंट हमने निकाल लिया, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। समझ में आया? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मींस सारांश, उसके बारे में जनरलाइज आइडिया को आपने कुछ शब्दों के अंदर दे दिया, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दूसरा जो नेक्स्ट आती है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग सम ऑफ द हायर फॉर्म ऑफ द थिंकिंग, ये बेटा हायर लेवल की होती है। इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सिंपल थिंकिंग इन द फॉलोइंग वेज। इसने अलग अलग तरीके बताए, जैसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एम्स एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रादर देन सिंपल प्रॉब्लम्स। ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम में आती है रादर देन सिंपल प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मींस जो ज्यादा बड़ी उलझी हुई प्रॉब्लम है, उलझनों में फंसे हुए आदमी को निकालने के लिए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग काम आती है। इट रिक्वायर्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड फाइंडिंग्स। इसका कहने का मतलब है आपका जितना भी एक्सपीरियंस है उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज करो आप। New ways of reacting to a new situation or removing an obstacle instead of simple association with the experience of ideas। जिसका कहने का मतलब है कि इसके अंदर यदि कोई आपको पहले एक्सपीरियंस है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको भूल जाओ। अब नए आइडियाज के साथ, नए इनोवेशन के साथ, नए तरीके से, नए रिफ्लेक्शन के साथ आप उसको यूटिलाइज करो। ये कहलाती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जो नेक्स्ट आती है बेटा मेंटल एक्टिविटी इन रिफ्लेक्ट थिंकिंग does not undergo any mechanical trial and error type of effort। हमारी जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है इसके अंदर कोई ट्रायल एंड एरर एफर्ट नहीं होती है। ट्रायल एंड एरर क्या होते हैं? ट्रायल एंड एरर क्या होते हैं? TRIAL, ट्रायल एंड एरर
आप जैसे एक चींटी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और गिरती है, ट्राई कर रहे हो फिर गिर रहे हो, ट्राई कर रहे हो फिर गिर रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। तो इस मेंटल एक्टिविटी के अंदर, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी के अंदर कोई मैकेनिकल ट्रायल एंड एरर नहीं होते हैं। देयर इज एन इनसाइटफुल कॉग्निटिव अप्रोच इन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसके अंदर एक पर्सन के अंदर इनसाइटफुल अप्रोच होती है, उसको सब पता होता है क्या करना है। In this thinking, all the relevant facts are arranged in a logical order in order to get to the solution of the problem. अब देखो इसने क्या बोला बेटा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब क्या बेटा, लॉजिकल। लॉजिकल ऑर्डर के अंदर आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे लॉजिकल वे में अरेंज करो और अरेंज करने के बाद उसे सॉल्यूशन करो। इस तरीके की थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग नॉर्मली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज की जाती है। समझ में बेटा, क्रिएटिव थिंकिंग, ये तो आपको समझ में आ गई कि क्रिएटिविटी की थिंकिंग चाहिए, कुछ करने की, कुछ डिफरेंट करने की, उसको बोलते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट हुआ करता है, वो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग का नतीजा है। हमारे साइंटिस्ट जो रखते हैं, जो इन्वेंटर्स जो खोज करने वाले, वो जो थिंकिंग रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रिएटिव थिंकिंग। ये चीज समझ में आई आपके। इस क्रिएटिव थिंकिंग के बाद में नेक्स्ट आता है बेटा नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएटेड थिंकिंग। ये देखो खुद ये शब्द बोल रहा है कि इस थिंकिंग की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। नॉन डायरेक्टेड होता है इन विच फाइंड आवरसेल्फ एंगेज्ड इन ए यूनिक टाइप ऑफ थिंकिंग, इन विच नॉन डायरेक्टेड विदाउट एनी गोल्स इट इज रिफ्लेक्टेड टू डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसी। विदाउट, जैसे डे ड्रीमिंग होता है ना, सपने में हो, जैसे हमारा आजाद सोचने लग जाए कि सपने में इसकी शादी हो जाएगी, किससे, दीपिका पादुकोण से, तो उसकी तो ऑलरेडी हो गई। अब आजाद क्या कर रहा है, फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा है, हो जाए, चलो वहां नहीं तो इधर हो जाए, इधर नहीं तो इधर हो जाए, ऐसी जगह हो जाए जहां अपनी गरीबी खत्म हो जाए। तो इसको क्या बोलेंगे, फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग। यदि कोई थिंकिंग रखता है, ये नॉन डायरेक्टेड चले जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, इनको पीछे भागे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। इस तरीके की थिंकिंग को क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएटेड थिंकिंग। तो बेटा हमने जो टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में पढ़ा, तो पहला पढ़ा परपेचुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग, जो कि हमारे परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो कि हमारे परसेप्शन के अलावा 1 मार्क्स यूज ऑफ कॉन्सेप्ट और जनरलाइज आइडिया, मींस हमारे कॉन्सेप्ट्स को निकालना और जनरलाइज आइडिया से कॉन्सेप्ट को निकालना। जैसे यदि हम पूरे हमारी रामायण गीता या किसी भी चीज को पढ़े, तो पूरा पढ़ने के बाद में कुछ सारांश उसका निकालते हैं, उसको बोलते हैं बेटा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जैसे ये कॉन्सेप्चुअल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किन के अंदर काम में आती है, जैसे वो जाते हैं ना बीच के मीडिएटर बात करने के लिए किसी प्रॉब्लम को लेके, और वो 2 घंटे उसके ऊपर मध्यम मंथन करेंगे, उसके बाद करेंगे भैया इस चीज का ये सॉल्यूशन आप बताओ तुम्हें क्या करना है। ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट हो गया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम में आती है। इसके लिए हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड फाइंडिंग्स करना होता है। ये हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, हमारे मैकेनिकल ट्रायल एंड एरर इसके अंदर नहीं पाए जाते। रिलेवेंट फैक्ट्स को लॉजिकल वे में अरेंज करना होता है, ये कहलाती है बेटा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर क्या होता है, एक पर्सन अपने आप की क्रिएटिविटी को, अपने आप के इंटरेस्ट को, इंटरप्रिटेशन को, थिंकिंग को यूटिलाइज करता है कुछ न कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ नई सर्च करने के लिए, नए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए जो थिंकिंग यूज की जाती है उसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। और नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएट थिंकिंग की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, विदाउट एनी लॉजिकल, वो सोचता रहता है, इस जैसे डे ड्रीमिंग और फैंटेसी वर्ल्ड। तो ये हमारा एक थिंकिंग टॉपिक होता है, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा मोहसिन भैया की डेफिनेशन। मोहसिन ने क्या बोला, मोहसिन ने बोला थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। इस डेफिनेशन के बाद में और 1-2 डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में नेचर एंड मीनिंग ऑफ थिंकिंग पढ़े, उसके बाद में टूल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग पढ़े, उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ थिंकिंग पढ़े। ये जब आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे ये पूछा जाएगा, राइट, डिफाइन द थिंकिंग एंड राइट डाउन द टूल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग, तो आपको वो लिखना है। और यदि आपसे टाइप्स ऑफ थिंकिंग पूछा जाए तो आपको मेरी बहन ये 4-5 टाइप्स आपको लिख डालने और इनको एक्सप्लेन कर देना है। इसी के साथ ये हमारा थिंकिंग का टॉपिक खत्म होता है। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बताएं, दोस्तों को बताएं, मोटिवेट करें और समझाएं। सोशल मीडिया पे शेयर करो मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया पर शेयर करो। मैं बार बार आपसे कहता हूं ज्यादा से ज्यादा जगह यूटिलाइज करो, स्टेटस लगा के रखो, जिससे कि आप हमारे साथ चलने वाले योद्धा हो।
तो हम भी सफल होंगे, आपके नाम के साथ सफल होंगे और एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।